दोस्तों नमस्कार। फिर से आज उपस्थित हुआ हूँ और आज लोग हम आ गए हैं ब्लैक बोर्ड लेकर के, सॉरी वाइट बोर्ड लेकर के। अब हम पढ़ाई इसी पे शुरू करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर कुछ दिखते रहता है तो अच्छा लगता है। तो फाइनली लोग अब हम आ गए हैं वाइट बोर्ड लेकर के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संघवाद। संघवाद एमए तृतीय सेमेस्टर के छात्रों के लिए बहुत उपयुक्त है जानना, क्योंकि उनके सिलेबस में ये चतुर्थ पेपर में है। तो आज हम चर्चा करेंगे संघवाद को लेकर के। तो सीधे समय ना व्यतीत करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं कि संघवाद है क्या। संघवाद फेडरेशन, जिसको अंग्रेजी में फेडरेशन कहा जाता है, लैटिन भाषा के फोइडस या फोडस शब्द से बना है। क्या? संघवाद। जिसका अर्थ क्या होता है? समझौता। संविधान द्वारा शक्ति का विभाजन। संविधान द्वारा शक्ति का विभाजन किया जाता है एक व्यवस्थित तरीका, जिसमें कि हम ना आपको कहें आप ना हमको कहें, एक व्यवस्था जो बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। जो लिखा है संविधान द्वारा शक्ति का विभाजन। ये जो व्यवस्था है वर्तमान समय में अमेरिका में है, कनाडा में है, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, रूस, भारत ऐसे तमाम जगहों पे ये व्यवस्था अभी वर्तमान समय में चल रही है, संघवादी व्यवस्था। और कहेंगे कि इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है शक्ति का दोहरा प्रयोग। केंद्र और राज्य का जब ही मिलन होता है या फिर केंद्र और राज्य ये जब ही बात की जाती है तो शक्ति केंद्र के पास भी होती है और शक्ति राज्य के पास भी होती है। इसलिए शक्ति का दोहरा प्रयोग इसमें जरूर से होता है। दूसरा है शक्ति का विभाजन। शक्ति मतलब केंद्र के पास कौन सी शक्ति है, राज्य के पास कौन सी शक्ति है, संविधान के द्वारा इसका भी विभाजन कर दिया जाता है। तीसरा है संविधान सर्वोच्च, मतलब जो भी बात लिखी गई है वो संविधान के अनुसार ही हमें चलना पड़ेगा, हम संविधान से इधर नहीं चल सकते हैं। चौथा है सर्वोच्च न्यायालय, जो संविधान की रक्षा करने वाला हो। ऐसा संविधान नहीं कि बस संविधान सर्वोच्च हो, वहां पे सर्वोच्च न्यायालय भी हो जिसका उसमें जिक्र हो और वो संविधान की भी रक्षा करता हो। संविधान सर्वोच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की, ये व्यवस्था अगर होगी तो निश्चित रूप से एक अच्छी संघवादी देश उभर के आएगा। पांचवा है विवादों की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय। आप अमेरिका के संविधान को पलटेंगे या फिर भारत के संविधान को पलटेंगे तो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। वही शक्ति है जिसमें न्यायपालिका चेक करती है कार्यपालिका के कार्यों का या विधायिका के कार्यों को चेक करती है और सही और गलत का वो हिसाब किताब रखती है। अगला है दोहरी नागरिकता। संघवादी देशों में दोहरी नागरिकता का मतलब ये है कि केंद्र, जैसे कि भारत एक राज्य है जिसको हम देश कहते हैं। यहाँ पे प्रांतों को हम राज्य कहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़। अभी मैं छत्तीसगढ़ में हूँ और खास करके बोर्ड लाने के बाद मेरे दिमाग में इसलिए आई क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी के समय में धान काटने चले जाते हैं। वो पढ़ाई भी करते हैं, धान भी काटते हैं, मतलब खेती भी करते हैं। मैं देखता हूँ दुकान भी चलाते हैं, फिर पढ़ने भी आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर और भी वीडियो बनाऊँ और बच्चों को सीधे घर पे ही प्रोवाइड हो जाए। बच्चे बहुत कम आते हैं क्लास, अगर ऑनलाइन वो देख सकें तो इसका लाभ उठा सकेंगे। खैर हम यहाँ आते हैं दोहरी नागरिकता। छत्तीसगढ़ की बात आई तो मेरे दिमाग में ये बात आई निकल के। दोहरी नागरिकता का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ का निवासी है या बिहार का निवासी है, उत्तर प्रदेश का निवासी, कहीं किसी भी प्रांत का निवासी है, तो उसे राज्य सरकार भी एक आईडी कार्ड देगी। जैसे भारत में आधार कार्ड चल रहा है या वोटर आईडी कार्ड होता है, पहचान पत्र, जो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन दोहरी नागरिकता का मतलब है कि सेम व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा भी लागू की जाएगी या प्रदान की जाएगी। ऐसा अमेरिका में होता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता व्यवस्था है। तो संघवादी देश में ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप कहेंगे भारत में तो नहीं है, फिर भारत संघवादी देश कैसे है? भारत को संघवाद के पैमाने पे पूरा खरा नहीं पाया गया है, इसलिए भारत को केसी हुएर जी अर्ध संघवादी देश के रूप में परिचय कराते हैं। इसके गुण की बात करेंगे तो शक्ति विभाजन व सामंजस्य, मतलब केंद्र के पास कौन सी शक्ति है और राज्य के पास कौन सी शक्ति है स्पष्ट रूप से विभाजित होगी। दूसरा है शक्तिशाली संगठन का निर्माण की क्षमता। एक शक्तिशाली संगठन जहां बनाया जा सके, मतलब संघवाद यूएसएसआर भी बना था
91 में कोलैप्स हो गया तो एक मजबूत संगठन बनाया जा सकता है, ये कहता है शक्तिशाली संगठन का निर्माण की क्षमता। तीसरा है राजनीतिक चेतना का विकास। केंद्र और राज्य सरकारें विकास में रुचि लेती है या नहीं लेती है, लोगों के मन में किस किस तरह की धारणाएं चलती है, एक प्रकार से लोग सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार ऐसा क्यों कर रही है, केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है। तो राजनीतिक चेतना का तो यही विकास है। अगला पॉइंट है निरंकुश शासन का अभाव, मतलब कि निरंकुशता या तानाशाही वाली शासन व्यवस्था नहीं होगी, ये संघवादी देश का गुण है। एक और है विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त। अगर क्षेत्र बड़ा है, राज्य बड़ा है, तो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से ये व्यवस्था चलाई जा सकती है, संघवादी व्यवस्था। अब कहेंगे गुण तो ठीक है भैया, दोष बता दो। दोष भी हमने लिख दिया है कि दोहरे शासन से प्रबंध में विलंब। अब एक घटना घट गई किसी राज्य में, अब केंद्र कह रही है कि ये राज्य सरकार का मामला है, राज्य कह रही है केंद्र सरकार का मामला है। इस मामले में जो जनता होती है वो लंबा सफर करती है, तो दोहरे शासन से क्या होता है, प्रबंध में विलंब होता है। दूसरा है निर्बल सरकार। सरकार निर्बल कैसे कह सकते हैं कि किसी मुद्दे को लेकर, योजनाओं को लेकर, या फिर पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर एक निर्बल सरकार का गठन होता है, एक मिलीजुली सरकार का गठन होता है जो कभी भी टूट सकता है। तो ये संघवादी देशों में ही पाया जाता है। अब अमेरिका में तो नहीं है। अमेरिका साथ साथ संघवादी होने के साथ साथ द्विदलीय व्यवस्था वाला देश है। द्विदलीय का मतलब ये नहीं होता कि केवल दो ही दल, और भी दल हैं, छोटे छोटे दल, लेकिन दो दल प्रमुख रूप से काम करते हैं। भारत एक द्विदलीय वाला देश नहीं है, बहुदलीय वाला देश है, इसलिए यहाँ पर निर्बल सरकार की बात देखने को मिल जाती है। अगर संघवादी देश होगा और वो पूरे सभी पैमानों को फॉलो करेगा तो निश्चित रूप से एक निर्बल सरकार के गठन की संभावना अधिक रहेगी। अगला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रभावित होता है। आप सुनते होंगे कि तमिलनाडु में कुछ हुआ, मछुआरे पकड़ लिए गए और वहाँ की जो मुख्यमंत्री थी वो केंद्र सरकार से भिड़ जाती थी, कहती थी कि मैं अपना समर्थन वापस ले लूंगी, नहीं तो मेरे राज्य के मछुआरों को छुड़ाइए। मतलब एक तरह की ऐसी चीजें कि जिससे प्रभावित होती है अंतरराष्ट्रीय संबंध भी, क्योंकि राज्यों के हित, प्रांतों के हित भी उसमें आने लगते हैं। अगला है सांप्रदायिक विद्रोह, क्षेत्रीयता की आशंका। अगर एक संघवादी देश होगा तो निश्चित रूप से वो बड़ा विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त वाला बात होगा। विविधताएं अधिक होंगी, लैंग्वेज को लेकर, कल्चर को लेकर, रिलीजन को लेकर विवाद उठने की संभावना अधिक रहती है, विवाद होने की संभावना अधिक रहती है। अगला पॉइंट उत्तरदायित्व का अभाव। मैंने कहा कि दोहरे शासन से विलंब, ठीक मैं इसी में बताया था आपको कि दोहरे शासन मतलब कि एक दूसरे पे जिम्मेदारी थोपना। अगर दूसरे पे जिम्मेदारी थोपेंगे तो क्या होगा, उत्तरदायित्व का अभाव देखने को मिलेगा कि आखिर ये काम करेगा कौन, इस बात की समस्या हो जाती है संघवाद में, संघवादी व्यवस्था में। अगला पॉइंट है कठिन समय में संवैधानिक संशोधन का अभाव। अगर युद्ध हो गया और उस समय में कैसे करेंगे, तो संघवादी देश इसके लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जो पैरामीटर होता है संघवाद का उसको अगर फॉलो करेंगे तो बड़ी मुश्किल की बात आ जाएगी, क्योंकि सभी राज्य फिर बैठेंगे, फिर विचार विमर्श करेंगे, फिर एक डिसीजन लेंगे, तो एक लंबा समय लग सकता है। तो इसलिए यह एक इसका दोष है। धन का अधिक व्यय, अगला पॉइंट है धन का अधिक व्यय। एक ही काम करने के लिए हम 4 5 5 5 6 6 लोगों को रखेंगे तो निश्चित रूप से धन का अधिक व्यय होगा। तो एक ये भी पॉइंट है कि धन का अधिक व्यय। अगला है इकाई का छोड़े जाने का भय। संघवाद मतलब कई सारे राज्य मिलकर एक राज्य का, एक संघ का निर्माण करते हैं। अगर इसमें से आधे राज्यों ने कहा दिया कि नहीं मैं इस संघ में नहीं रहना चाहता, तो वह इस इकाई छोड़ जाने का भय रहता है जिसको कि वो पूर्ण करता है। मतलब कि इकाई टूटने का भी संभावना अधिक बनी रहती है। तो ये संघवाद का मेन मोटा मैंने इसका किस वर्ड से बना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है मैंने उस पर फोकस किया हूँ। इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, किस किस देशों में ये चल रहा है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी गुण क्या है और इसके दोष क्या है। अगर आप इतना जान जाते हैं तो संघवाद का मोटा मीनिंग आप समझ जाएंगे। भारत के बारे में भी चर्चा करेंगे। भारत के बारे में इस वीडियो में नहीं चर्चा करेंगे, किसी और वीडियो में, कि भारत को एक अर्धसंघीय देश क्यों कहा गया, भारत को लेकर तमाम सारे जो बातें कही गई हैं विद्वानों के द्वारा संघवाद को लेकर के, उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। अगले विषय में हम आएंगे और उसमें हम एकात्मक शासन के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। तो फिर से बता दो जाते जाते कि भारत का भी नाम लिखा है। भारत एक संघीय देश कहा जाता है, केंद्र राज्य संबंध भी है यहाँ पे,
आप संविधान के भाग 11 में देख सकते हैं। तो भारत एक संघीय देश है, लेकिन इसे अर्धसंघात्मक देश कहा जाता है, क्योंकि ये हर पैरामीटर पे खड़े नहीं उतरता है। यहाँ देखिए ना, दोहरी नागरिकता की बात करता है, यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं है। ऐसे कई सारे पॉइंट्स जो कि इसके लिए है, संघवादी देशों के लिए है, लेकिन भारत उसको फॉलो नहीं करता है। भारत अपने अकॉर्डिंग, नियम हमारी सुविधाओं के लिए बने होते हैं, ना कि हमारे लिए। तो संघवाद का जो पैमाना था, जो मॉडल था, वो अच्छा था, नो डाउट, लेकिन भारत ने उसको अपने हिसाब से सेटअप किया, अपनी सुविधा के हिसाब से सेटअप किया, इसलिए वो भारत को संघवाद न करके अर्धसंघवाद भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम किसी और विषय को देखेंगे। संघवाद हो गया तो फिर एकात्म शासक, संघवादी शासन वाली व्यवस्था हो गई तो एकात्मवादी शासन व्यवस्था देखेंगे, और उसमें उसके बाद हम भारत के विषय में भी चर्चा करेंगे कि भारत का क्या स्टैंड है, भारत को क्या चर्चा, भारत को लेकर के क्या विचार विमर्श हो रहे हैं विद्वानों के बीच में। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।